नमस्कार साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 जीके शॉर्ट वीडियो सीरीज का आज ये अगला पॉइंट है। महाराणा प्रताप नलियाकती के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सब का आज हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से संभावित प्रश्न महाराणा प्रताप के बारे में बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप यदि सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने, हमारी संस्थान ने कुछ टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है आपके स्कूल व्याख्याता के लिए। तो ये आपके सामने है, आप यदि चाहें तो क्वालिटी आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं महाराणा प्रताप से बनने वाला पहले प्रश्न के बारे में। इनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 को हुआ था और जन्म स्थान के बारे में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कुंभलगढ़ का किला, दूसरा कुंभलगढ़ के महल में बादल महल है, कुंभलगढ़ किले में बादल महल है और बादल महल में भी एक हिस्सा है जूनी केसरी। तो आपको ये 3 चीज़ें जन्म स्थान के बारे में ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में जूनी केसरी नामक हिस्से में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जूनी केसरी के बारे में कहाँ से मिल गया, आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे की परीक्षा में हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। तो एक केसर महल, जूनी केसरी इत्यादि 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। जूनी केसरी आपके बादल महल भी उसमें नहीं था और कुंभलगढ़ भी नहीं था, इस वजह से मैंने आपको ये जूनी केसरी का रेफरेंस देना उचित समझा। माता पिता के बारे में आपको सामान्य सी बात है, पता है। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह द्वितीय था और माता जयवंता बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनाम जो हैं वो 7 हैं साथियों। महाराणा प्रताप के उपनामों के बारे में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रश्न सीधा सीधा भी पूछ सकता है और प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी महाराणा प्रताप की उपाधि नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें 3 सेम दे दिए, एक चौथा अलग दे दिया, तो वो अलग आपका आंसर हो जाएगा। पहली जो उपाधि है वो है गज केसरी या मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप को गज केसरी या मेवाड़ केसरी की उपाधि कर्नल टोड ने दी थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी उपाधि पाथल की है। आपने अपने कक्षा 6-7 में एक कविता पढ़ी होगी, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित, बहुत अच्छी वीरता शौर्य की कविता थी, पाथल और पीथल। यहाँ पे पाथल जो है वो महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाथल का अर्थ होता है सूर्य, तो पाथल उपाधि कन्हैयालाल सेठिया ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नलियाकती अभी एसएससी सीजीएल में उपाधि पूछी थी, निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा प्रताप की नहीं है। यहाँ पे नलियाकती भी था ऑप्शन में और लोगों ने नलियाकती को ही आंसर बना के कर दिया कि ये नहीं है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं, किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं है। तो अब्दुल फजल ने महाराणा प्रताप को नलियाकती की उपाधि दी थी साथियों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये जो जन सामान्य में, भील बालकों में, भील समुदाय में बहुत लोकप्रिय राजा हुआ करते थे और हल्दीघाटी का शेर जो है वो जन सामान्य ने इनको सम्मानित करने के लिए दिया था। अभी जो पांचवी उपाधि है आभूषण रहित विधवा स्त्री, वो विवादित उपाधि है, हालांकि कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया, लेकिन संभावनाएं बनती हैं साथियों। चित्तौड़ के विध्वंस के बाद ये उपाधि स्थानीय कवियों ने दी थी। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये उपाधि चित्तौड़ के लिए प्रयुक्त हुई थी या महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दिमाग में आपके रहना ही चाहिए। इसके बाद में अगली जो उपाधि है वो कीका की है, कीका अर्थात छोटा बच्चा। तो ये उपाधि भी आपके महाराणा प्रताप के बारे में आपको ध्यान रखना है।
अगला संभावित प्रश्न महाराणा प्रताप पे बन सकता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ। तो साथियों सामान्य सा प्रश्न है, दिनांक भी आपको ध्यान रखना है और स्थान भी आपको ध्यान रखना है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। पत्नी अजबदेव पंवार इनकी पटरानी थी। इसमें जो आपकी अजबदेव पंवार है उस सहित कुल 11 पत्नियां थी, लेकिन अजबदेव पंवार का विशेष स्थान था। रेलवे और एसएससी टाइप की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भाला और कवच के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप बहुत वीर पुरुष थे, ताकतवर पुरुष थे, और उनका जो भाला है वो 80 किलो और कवच 72 किलो का था। तो बहुत बड़ी बात है। इतना वजन हमेशा महाराणा प्रताप अपने सिर पर शरीर पे धारण करके चला करते थे। इनकी जो छतरी है उसके बारे में भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कितने खंभों की है, या महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है। तो आपको गांव का ध्यान रखना है, बलीचा गांव। बलीचा गांव में 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अकबर के महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि हैं चक्रपाणि मिश्र के बारे में। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। तो चक्रपाणि मिश्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही चक्रपाणि मिश्र ने 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं, विश्व वल्लभ, मूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि ये परीक्षा में जब 3 विकल्प यदि उपलब्ध होते हैं तो एक चौथा विकल्प कहीं से भी बना के प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र की कृति नहीं है। तो विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की जो आपातकालीन राजधानी है वो है आपके चावंड। सीधा सा प्रश्न है, ध्यान जरूर रखना है। भाई जगमाल और शक्ति सिंह के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, दोनों ही चर्चित रहे थे। ज़्यादा इसमें क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताना उचित यहाँ नहीं होगा। घोड़ा चेतक है, हाथी रामप्रसाद है। रामप्रसाद हल्दीघाटी के युद्ध में बहुत चर्चित हाथी रहा था। बाद में जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद रामप्रसाद मुगलों के हाथ आया, रामप्रसाद को मुगल सैनिकों ने अकबर के समक्ष पेश किया, तो अकबर ने रामप्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दूत मंडल भेजे थे वो कितने थे। तो संख्या आपको 4 रखना है, ध्यान रखना है। चारों का क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न को पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्रम अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत मंडल का सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जलाल खां सबसे पहले गए थे, फिर इसके बाद में मान सिंह को भेजा गया था। मान सिंह, जब अकबर को ऐसे लगा कि मान सिंह उम्र में आयु में छोटे हैं तो अकबर जो आपके महाराणा प्रताप को इससे अच्छा नहीं लगा होगा, तो इनके उम्र के उनसे बड़े जो बुजुर्ग राजा हैं भगवान दास, उसको भेजा गया था। और जब ये भी असफल रही तो अंततः टोडरमल के द्वारा प्रयास किया गया कि शायद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के शेर को उनके अधीन लाया जा सके, लेकिन अकबर के सारे प्रयास निष्फल होते हैं और अंततः हल्दीघाटी के युद्ध के रूप में परिणति होती है। साथियों, ये जो दूत मंडल का क्रम है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको जरूर ध्यान रखनी है कि JMBT, J फॉर जलाल खां, BM फॉर मान सिंह, B फॉर भगवान दास और T फॉर टोडरमल। इस प्रकार ये जो स्लाइड है आपकी ये कंप्लीट होती है। अब मैंने आपको कल हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू देने का प्रयास किया था कि हल्दीघाटी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं इसको। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून को हुआ या 21 जून को हुआ, ये इतिहासकारों के बीच मतभेद का विषय है। AL श्रीवास्तव जैसे इतिहासकार बताते हैं कि हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जबकि गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार 21 जून को वरीयता देते हैं। लेकिन
अपने को दोनों डेट्स ही दिमाग में रखनी है, लेकिन यदि कोई संयोग ऐसा हो कि किसी परीक्षा में दोनों डेट्स ही विकल्प में दी हुई हो तो आपको 18 जून 1576 को प्राथमिकता देनी है। मानसिंह बटा हकीम खसूर मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि जो मुगल सेना का नेतृत्व हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे और हल्दीघाटी के शेर प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व कर रहे थे हकीम का सूर। हकीम का सूर के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हकीम का सूर हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेना नायक थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, कई इतिहासकार हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण हाथियों का बार बार उल्लेख मिलता है। कई इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर रामप्रसाद नामक हाथी को प्राप्त करने के लिए युद्ध धावा बोला था, आक्रमण किया था। यहाँ पे 8 हाथियों के नाम आपको साथियों ध्यान रखना है। गजराज, गजमुक्ता, रणमदार और मर्दाना, ये 4 हाथी जो हैं वो मुगलों की तरफ से थे। और लूणा, खांडेराव, चक्रवाक और रामप्रसाद, ये 4 जो हैं महाराणा प्रताप की तरफ से थे। यहाँ पे मर्दाना और रामप्रसाद पे मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह जो हैं मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर विराजमान थे, मर्दाना हाथी पर बैठ के लड़ाई कर रहे थे। इधर रामप्रसाद के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपके महाराणा प्रताप का हाथी था, बहुत समझदार हाथी था और इसको लेकर हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर थोड़ा ज़्यादा सीरियस था और वो चाहते थे कि रामप्रसाद उनके द्वारा विजित किया जाए। रामप्रसाद को जब हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त होता है तो रामप्रसाद को अकबर के समक्ष ले जाया जाता है। तब जो है वो आपका रामप्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद वो कर देते हैं, अकबर पीर प्रसाद, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। झाला बीदा इधर आते हैं। झाला बीदा कौन थे? झाला बीदा का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो उनके राजचिन्ह धारण किए थे झाला बीदा ने। झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के राजकीय चिन्ह धारण करके इन पर दबाव कम करने का प्रयास किया और उनकी जीवन लीला समाप्त होने से बचाया और वो इस काम में सफल हुए। लेकिन झाला बीदा खुद इस काम में अपने स्वामी की रक्षा करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। भामाशाह के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हल्दीघाटी के युद्ध के ठीक पहले भामाशाह नामक एक व्यक्ति ने संकट के समय महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। लगभग 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख रुपए केस रोकड़ा भामाशाह ने महाराणा प्रताप को समर्पित किया था। इसी वजह से रामशाह मेहसानी का नाम आपको ध्यान रखना है। रामशाह मेहसानी, इस रामशाह मेहसानी को हटाकर महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना सेनापति बना दिया था। साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का उद्धार की उपाधियां प्राप्त हैं। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कर्नल टोड ने कहा था और हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में अंतिम जो प्रश्न बन सकता है वो इसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं वो बन सकता है कि जैसे निम्न में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा, तो आपको ये ध्यान रखना है मेवाड़ का थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध जो है अब्दुल फजल ने कहा था और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि बदायूनी इस युद्ध में शामिल था। मुंतखब उल तवारीख नामक पुस्तक उन्होंने एक लिखी है। इस मुंतखब उल तवारीख नामक पुस्तक में बदायूं ने हल्दीघाटी का युद्ध को खमनूर के गोगुंदा के युद्ध के रूप में वर्णन किया है और इस गोगुंदा के युद्ध अर्थात हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन इसमें दिया है। इस प्रकार जो है महाराणा प्रताप या नलियाकती जो अब्दुल फजल ने इसको उपाधि दी है,
के बारे में जो संभावित प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानप्रद लगा, कुछ सूचनात्मक लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स आप यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। आज के लिए बस इतना सा ही। धन्यवाद।